अगर हम लोग कुछ डिफिकल्ट टॉपिक कवर करने लगे जिसमें कि एडवांस आपका कवर होता है, तो वहां पर पहला केस आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम को मर्ज करके एक चैप्टर बनाया गया, जहां पर बताया गया था कि आपका जो डेल्टा जी है ये होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी को हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, मींस जो टोटल आपके पास केमिकल है उसमें से वो एनर्जी का पार्ट जिसे आप रोटेट करने के लिए, व्हील को रोटेट करने के लिए यूज कर सकते हैं या कहीं यूजफुल वर्क में यूज कर सकते हैं, आप उस छोटे से पार्ट को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। जिन लोगों ने टीडीटीसी नहीं पढ़ा वो यहीं पर इस फॉर्मूले को याद कीजिएगा। डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा जी नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और स्टैंडर्ड का मतलब आपका जो प्रेशर रहेगा वो 1 बार होना चाहिए और टेम्परेचर स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमने कहा कि अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करने लगूं तो मैंने कहा कि जैसे ही आप बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, बोलूंगा फॉर्मूला बन जाता है आपका कि डेल्टा जी की वैल्यू तो 0 होती है और क्यू की वैल्यू आपकी के बन जाती है। के की वैल्यू अगर गैस स्टेट है तो के पी लेंगे, अगर आपका केमिकल कंसंट्रेटेड है तो आप उसमें के सी लेंगे। तो मैं अभी के लिए केवल के लिख रहा हूं यहां पर अगर मैं ये दोनों डेटा ऊपर लगाता हूं तो मेरा फॉर्मूला बनेगा 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के का मतलब हो जाएगा आपका डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला बन गया माइनस आर टी एल एन के। इक्वेशन नंबर आपने लिखा 1। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एक और आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बोला जाएगा। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर आप स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो डेल्टा जी नॉट भी रहेगा तो ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। डेल्टा एस को हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी और एंट्रोपी को कई बार हम लोग बोलते हैं रेंडमनेस। मतलब अगर चीजें अरेंज हैं तो बोलेंगे क्रिस्टलाइन है, चीजें अरेंज नहीं है तो आप उसे बोलेंगे कि वो रेंडमाइज हो चुकी है। तो जिसमें जितनी ज्यादा रेंडमनेस होती है उसी को आप एस बोलते हैं, मतलब है एंट्रोपी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आई। जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखा तो मैंने कहा डेल्टा जी नॉट की तो वैल्यू मैं दोबारा से कॉपी कर सकता हूं। तो मैंने कॉपी करने के बाद फॉर्मूला लिखा माइनस आर टी एल एन के और ये जो डेटा बना ये बना आपका डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। और मैंने जब पूरी इक्वेशन को माइनस से और आर टी से डिवाइड किया तो मेरा फॉर्मूला बना आपका एल एन के इक्वल टू, क्या बोल सकता हूं, वैल्यू आपकी बनेगी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस और ये बन जाएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। वेरीफाई आपका काम है। गलती से भी फॉर्मूला याद कर ना करें, आप कभी हर जगह देखें आप फॉर्मूला रटना स्टार्ट करने लगे, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको थर्मोडायनेमिक ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपके। अब हमने कहा कि जो हमने केस नंबर 1 या जो एडवांस स्टडी कर रहे हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मैं बोलूंगा हाँ क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके आईआईटी सेक्शन में आया था और मेडिकल में भी आ चुका है ये। और हमें एक इक्वेशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन उससे मतलब नहीं है, और हमें कहा गया है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो कि एक रिएक्शन दी गई होगी PCl5 के PCl3 प्लस Cl2 मान लीजिएगा, और हमें बोला गया बताएगा यहां से डेल्टा एस नॉट कितना होगा। मैं बोलूंगा अरे इसमें कंपेयर करने वाली अगर बात देखी जाए तो जो मैंने अभी करके लाया हूं और जो नीचे करके लाया हूं यहां पर है 1/T। इसका ये डेटा कहीं ना कहीं इसके साथ कंपेयर होगा, चेक कीजिएगा। अगर इसके साथ कंपेयर होगा तो मैं क्वेश्चन अगर सॉल्व करने लगता हूं तो हेडिंग डालता हूं मैं यहां पर सॉल्यूशन, आप लोगों का थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। मैंने कहा यहां पर 1/T, यहां पर भी 1/T, इसका मतलब ये डेटा इसके इक्वल आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, कंपैरिजन करने पर डेल्टा एच नॉट अपॉन आर की वैल्यू बनेगी आपकी 1088। के का मतलब यहां पर केल्विन था जो टेम्परेचर था, चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। यहां पर 1/T है और यहां पर भी 1/T है। जब मुझसे क्वेश्चन का आंसर पूछा गया तो क्या पूछता हूं, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 1088 आर रहेगी। अगर आप आर की वैल्यू 2 रखते हैं तो आंसर कैलोरी में आएगा, अगर आर की वैल्यू आप 8.314 रखते हैं तो आंसर जूल में आएगा। वो तो मुझे ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा कि वो क्या आंसर डिमांड कर रहा है, जूल में मांग कर रहा है या आपका कैलोरी में कर रहा है।
हमने कहा अगला क्वेश्चन बताएगा डेल्टा एस नॉट कैसे निकलेगा। क्या बोल सकते हो, डेल्टा एस नॉट का मतलब ये डेटा कंपैरिजन किया जाएगा और जब ये डेटा आप कंपेयर करोगे तो क्या लिख सकते हो, डेल्टा एस नॉट अपॉन आपके आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, सोच के बताएगा। क्या वैल्यू बोल सकता हूं, आंसर आपका आएगा 1.04। इसका मतलब यहां पर डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1.04 आर, और फिर से आप इन चीजों को कंपैरिजन कर सकते हैं। हमने कहा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, स्टूडेंट को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज्यादातर लोगों को उस टाइम पर क्रॉस क्वेश्चन आया था, के का मतलब किलो तो नहीं है, या के का क्या मीनिंग है, तो के का मतलब था यहाँ पर टेम्परेचर, रिवर्स में आया था। हमने कहा ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग को समझ में आ गया, यूनिटलेस डेटा बनाने के लिए आपने यहाँ पे यूनिट रख दी कि के था, टेम्परेचर केल्विन आएगा, केल्विन से केल्विन करने के बाद एक न्यूमेरिकल डेटा बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो हमने कहा अगला केस कौन सा आएगा, तो उन्होंने कहा केस नंबर आपका बनेगा केस नंबर 2। हमने कहा केस नंबर 2, उन्होंने कहा फिर से हम लोग लेंगे। मैंने कहा फिर से आपकी इक्वेशन बनी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन आपका क्यू। अगर आप बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम तो बोलूंगा डेल्टा जी की वैल्यू होगी 0 और क्यू की वैल्यू होगी आपकी के। मैंने कहा ठीक है, जब मैंने ये ऊपर का डेटा रखा तो मैंने कहा फॉर्मूला बनेगा 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस बन जाएगा आपका आर टी एल एन के। इसका मतलब बन जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। बहुत से लोग बोलेंगे ये तो वही हो गया जो आपने पहले रिपीट किया था, मैं भी क्या करूं, क्वेश्चन तो आ रहे हैं तो मैं आपको कवर कर रहा हूं। तो इसी पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और ये भी कंपटीशन से ही लिया है। आपसे पूछा गया कि एक रिएक्शन दी गई है ए प्लस बी, कन्वर्ट हो रहा है आपका सी प्लस डी पे, सम टेम्परेचर दिया हुआ है और इस इक्वेशन के लिए आपको डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट दिया हुआ है और आपको डेल्टा जी नॉट पूछा है। मैंने कहा अगर आपने मुझे डेल्टा जी नॉट बता दिया तो डेल्टा जी नॉट से मैं आपका के बता सकता हूं। मैंने कहा चलिएगा ट्राई करते हैं। तो हमने कहा जब आपने सॉल्यूशन ट्राई किया तो हमने कहा डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला था आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वेरीफाई करते रहिएगा। मैंने कहा अगर ये सही हो गया तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू मैंने कॉपी करी और वैल्यू आई 29800, चूंकि किलो कैलोरी को मैंने कैलोरी बनाया। आपने कहा टेम्परेचर दिया हुआ है तो मैंने कहा 298 यहां पर आ गया और आपने कहा इसकी वैल्यू आपको दी गई है यहां पर माइनस, किलो का मतलब हो जाएगा ये आपका 100 आ जाएगा। चेक कीजिएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आएगा और ये आपका ऑलरेडी माइनस बैठा हुआ है। क्या बोलते हैं कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये वैल्यू 0 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। जब मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज किया तो आपने कहा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आती है आपकी माइनस आर टी एल एन के। आपने डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अभी निकाली है तो क्या बोलते हैं 0 की वैल्यू आपकी आएगी माइनस आर टी एल एन के। क्या बोलते हैं बिना पेन और पेपर के, अब मैं क्या बोलता हूं के की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि एल एन 1 ही तो आपका 0 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप से डेटा दिया कि आप ये डिमांड नहीं करेंगे कि जी मुझे कैलकुलेशन कैसे करनी है, एल एन कैसे निकालना है, ऑटोमेटिकली सब चीजें खुद आएंगी आपकी। अगर हम बात करने लगे केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, तो ध्यान रखिएगा ये जो टॉपिक आएगा केमिकल काइनेटिक्स ये आपका आएगा 12th में और हम लोग को इक्विलिब्रियम है 11th में। तो कुछ चीजें रेड कलर से ऐसी लिखी जाएंगी जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो होने दीजिएगा बट याद मत कीजिएगा। तो मैंने कहा कैसी इक्वेशन, तो उन्होंने कहा मान लीजिएगा आपका कोई केमिकल है ए प्लस आपका बी और बी कन्वर्ट हो रहा है आपका सी में और आपका डी में। मैंने इस रिएक्शन को अभी के लिए मान लिया कि ये आपका रेड कलर से बना हुआ है, जो कि हमें स्टडी नहीं करना। तो मैं क्या बोलता हूं रिएक्शन केवल और केवल आगे जाएगी, जिसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का जो रेट रहेगा तो मैं लिखूंगा यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा, ये जो ए बना हुआ तो लिखा जाएगा सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी। कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। साथ में जो ए लिखा है यहां पर आएगा -1 अपॉन ए, या आप इसी को लिख सकते हैं -1 अपॉन बी कंसंट्रेशन ऑफ डीबी अपॉन डी, या लिख सकते हैं अगर ये आगे जा रहा है तो इसका अमाउंट धीरे धीरे कम होगा, तो मैंने यहां पर माइनस सिंबल लगा दिया, और अगर रिएक्शन आगे जाएगी तो सी और डी क्रिएट भी होंगे
तो मैं लिख सकता हूं इसे प्लस आएगा 1/c कंसंट्रेशन dc अपॉन dt इक्वल टू बनेगा प्लस 1/d और dt बन जाएगा अपॉन dt। जहां पर प्लस और माइनस का मीनिंग क्या है? माइनस का मतलब है ये केमिकल टाइम के साथ कम हो रहा है और प्लस का मीनिंग है कि ये टाइम के साथ केमिकल बढ़ रहा है। तो जो रेड कलर से आपको बनाया गया है ये अभी सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये मान के चलना है कि टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, 12th क्लास में आएगा। तो अगर हल्का सा कहीं पर ये आता है और हम अनकंफर्टेबल होते हैं तो कोई बात नहीं भाई, मेरा भी टाइम आएगा और मैं इस चैप्टर को कवर करूंगा। तो ये नहीं जिद करना 12th का आप बैठ के 11th में पढ़ने का, बिल्कुल नहीं, ये वार्निंग है आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने कहा जो हम अपने ग्रीन कलर और येलो कलर से लेके चल रहे हैं, तो हमने कहा रेट क्या था, तो हमने उसने कहा कि देखिएगा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड था, रेट ऑफ फॉरवर्ड किस पर डिपेंड कर रहा था? तो मैंने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड डिपेंड कर रहा था के फॉरवर्ड, ठीक है यहां तक, और ये बन रहा था a रेज टू पावर a और ये बन रहा था आपका b रेज टू पावर b। इस रेट से कोई रिएक्शन आगे जा रही थी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या ये भी बोल सकता हूं कि जो आपका रेट बैकवर्ड रहेगा वो कैसा रहेगा? तो उन्होंने कहा रेट ऑफ बैकवर्ड रहेगा के बैकवर्ड, यहां पर रहेगा c रेज टू पावर c और d रेज टू पावर d। एक रिएक्शन आगे जा रही है और एक रिएक्शन आपकी पीछे आ रही है। क्या दोस्तों अभी दोनों का रेट इक्वल नहीं है? ए ज्यादा स्पीड से ज्यादा है आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बहुत ही कम स्पीड से पीछे आ रही है। तो ओवरऑल रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बोलूंगा बैकवर्ड की टेंडेंसी कम है और आगे जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ओवरऑल आपका फॉरवर्ड जाएगा। या मैं ये बोल सकता हूं मैंने 5 मोल आगे भेजे, 1 मोल पीछे आ गए, इसका मतलब ओवरऑल कितने मोल आगे गए? बोलूंगा 5-1। इसीलिए मैंने इस इक्वेशन में चेंज किया और कहा गया कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने लगे, किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हो जाएगा किस रेट से तो वो आगे गया था, और इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा रेट ऑफ बैकवर्ड, किस रेट से वो पीछे आया है। मैंने ऊपर वाले डेटा यहां पर कॉपी करे और बोला गया कि जो रेट आपका था आगे जाने का वो था a रेज टू पावर a और b रेज टू पावर b, इस रेट से तो वो आगे जा रहा था। जब मैंने कहा पीछे किस रेट से आ रहा है तो बोला जाएगा कि ये बन जाएगा आपका k बैकवर्ड c रेज टू पावर c और d रेज टू पावर d। हमने कहा जैसे ही आपने पर्टिकुलर इसको बोल दिया कि ये पीछे आने की ट्राई कर रहा है तो ओवरऑल रिएक्शन तो आगे जा रही है। आपने एक वर्ड यूज किया यहां पर और वर्ड था आपका एट इक्विलिब्रियम, और जैसे आपने इक्विलिब्रियम वर्ड यूज कर दिया इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कितना होता है? बोलूंगा 0। तो मैं बोलूंगा 0 कैसे होगा? तो बोला जाएगा जितना रेट आगे जाएगा उतने ही रेट से वो पीछे आएगा। मैंने कहा अच्छा, मैं अगर 4 मोल आगे भेजूंगा तो 4 मोल क्रिएट हो जाएगा, इसका मतलब मेरा केमिकल ऐसा लगेगा जैसे चेंज नहीं हो रहा है। मैंने कहा ये अगर समझ में आ गया तो ये क्या 0 मैं यहां पर प्लेस कर सकता हूं, और जैसे ही प्लेस कर दिया तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई के फॉरवर्ड a रेज टू पावर a b रेज टू पावर b माइनस आपका अगला बनेगा यहां पर k बैकवर्ड c रेज टू पावर c और d रेज टू पावर d। जब मैंने इनको अरेंज किया तो वैल्यू आई मेरी के एफ कंसंट्रेशन a रेज टू पावर a b रेज टू पावर b इक्वल टू आपका यहां पर बन जाएगा k बैकवर्ड c रेज टू पावर c और d रेज टू पावर d। जब इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो पता चला k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड आ गया c रेज टू पावर c और d रेज टू पावर d अपॉन बन जाएगा आपका a रेज टू पावर a और b रेज टू पावर b। k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड को आपने नया कांस्टेंट दिया जिसका नाम था kc। कुछ लोगों को जैसे ही कंप्लीट किया कुछ लोग के दिमाग में आया होगा ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, पढ़ाया क्यों? क्योंकि कई बार ये कॉन्सेप्ट किसी किसी क्वेश्चन में लग जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हो बोले काइनेटिक्स में कवर करना और काइनेटिक्स वाले बोले जी केमिकल इक्विलिब्रियम कवर करके आए होंगे। तो पढ़ा रहा हूं यहां पर, समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा जी क्वेश्चन कैसा आता है, तो हमने कहा ठीक है हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहीं पर स्पेस बच गया है। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिएगा ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा गया केसी कितना होगा। तो मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगूं तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको दे रखा है ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बी। किसी
किसी भी रिएक्शन का एक्चुअल में जो रेट रहेगा, लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या रहेगा, बोलूंगा माइनस dA/dt। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि टाइम के साथ ए कम हुआ होगा। ये वैल्यू हो सकती है आपकी प्लस dB/dt, चूंकि टाइम के साथ आपका b बढ़ेगा। अब हमने इसको तो लिख दिया। हमने कहा अगर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो कुछ रिएक्शन आगे जाएगी और कुछ पीछे भी आएगी। क्या बोलते हैं, इसका मतलब जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, क्या वो लिख सकता है रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। 4 मोल आगे गए, 1 मोल पीछे गया, इसका मतलब अभी स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम नहीं है। मैंने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है, बोला जाएगा आगे जाने का जो रेट होगा वो ए पर डिपेंड करेगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या, के फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए, और पीछे जाने का रेट बी पर डिपेंड कर रहा था, लिखा जाएगा के बी, और ये आपका आ गया बी। अब आप चेक कीजिएगा, आपने जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है उसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 मानता हूं, तो उन्होंने बोला है माइनस dA/dt, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। साथ में लिखा है समथिंग इनटू ए, तो मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए था समथिंग इनटू ए। मैंने कहा ठीक है, क्या 1 और 2 को अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो क्या पूछते हैं, के फॉरवर्ड का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए था माइनस के बी इंटू बी, तो उनके अकॉर्डिंग आया माइनस समथिंग इंटू बी। इसका मतलब मुझे पता चल गया के बी की वैल्यू आनी चाहिए 4 इंटू 10⁻⁻3। मैंने कहा केसी का फॉर्मूला क्या था, तो उन्होंने कहा केसी का फॉर्मूला था के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, का मतलब हुआ 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻3। यहां तक चेक कर लीजिएगा। 20 डिवाइड बाई 4 का मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, इनका आंसर आपका आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था जो आपको डिफिकल्टी मिले, लेकिन स्टार्टिंग में आपको रिएक्शन लिखनी चाहिए कि जो आपका इक्विलिब्रियम मेंशन नहीं है, तो आप बोलेंगे एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, तो बोलूंगा आगे जाने का अगर 4 मोल है और पीछे जाने का 1 है तो बोलूंगा 4 माइनस 1, इसका मतलब ओवरऑल 3। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स को आराम से पढ़िएगा, समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। जो आपका केस नंबर 4 रहेगा वो बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा और ये रहेगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा एक फॉर्मूला आपको पहले बोला जा चुका था कि आप उसको याद कीजिएगा, और वो फॉर्मूला था आपका K इक्वल टू A e⁻⁻⁻ थोड़ा बहुत याद है। अगर इस फॉर्मूले को बोला गया है आपको याद करने के लिए, तो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि जो डेल्टा H है और जो A है वो आपके दोनों के दोनों कांस्टेंट बन गए हैं। और जैसे ही आपने कांस्टेंट बोला तो बोल सकता हूं टेम्परेचर के वेरी करने पर आपका K वेरी करेगा। तो आप सीधा लिखेगा, देखिएगा जब टेम्परेचर T1 लिया तो आप लिखेंगे K1 इक्वल टू A e⁻⁻⁻H/RT1, और सिमिलरली जब आप दोबारा से लिखते हैं T2 तो लिखा जाएगा आपका K2 इक्वल टू जाएगा A⁻⁻H/RT2। यहां पर आप अपना इनको डिवाइड करते रहिएगा, A कैंसिल हो जाएगा और बाद में इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा गलती से भी A1 और A2 ना लिखें आप, क्योंकि हमने A को क्या मान लिया, कांस्टेंट। सिमिलरली आप डेल्टा H को भी ना तो 1 और ना 2 लिखें। मान लीजिएगा ये आपको क्वेश्चन दिया जहां पर Kp की 2 वैल्यू दी गई हैं, और Kp की वैल्यू एक बार आपका 600 पर और एक है आपका 700 पर। जो लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच जानते हैं आगे से आगे और रेगुलर क्लास में आते हैं, उन वो डेटा देखकर ही बताना पड़ेगा आपका आंसर डेल्टा H का पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो हम बोलेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है वैसे वैसे Kp की वैल्यू बढ़ गई। अगर आंसर सीधा आता है तो डेल्टा H की वैल्यू 100% पॉजिटिव आएगी। ये था ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जिसको हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे लेचर-टेलर प्रिंसिपल में। लेकिन अगर हमने लेचर-टेलर प्रिंसिपल यूज नहीं किया तो हम लोग तो न्यूमेरिकल करेंगे। हमने कहा अगर न्यूमेरिकल करने का मन लगे तो सबसे पहले जब आपने सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया तो हमने कहा बेसिक इक्वेशन हमने यूज करी K इक्वल टू A e⁻⁻⁻H/RT। ध्यान रखिएगा कम से कम लिखते हुए क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूला बनेगा K1/K2 इक्वल टू A से कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा e⁻⁻H/R। सोच के बताएगा क्या लिखा जाएगा, 1/T2 माइनस 1/T1।
क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है तो आप इसमें टाइम बर्बाद ना करें, पहले आप K1 लिखें, फिर आप K2 लिखें, फिर लिखें इक्वेशन 1 डिवाइड बाई, अरे नहीं, इक्वेशन ये ऐसे रामायण नहीं लिखनी, सीधा का सीधा आप काम करना यहाँ पर स्टार्ट कीजिएगा। जब मैं दोनों तरफ का ln लेने लगता हूं तो क्या बोल सकता हूँ, ln की वैल्यू बन जाएगी K1 K2 इक्वल टू बनेगा डेल्टा H अपॉन यहाँ पर R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, और मेरा लगभग आंसर तैयार हो गया। मैंने कहा आंसर कैसे तैयार हो गया, तो उन्होंने कहा ln K1 का वैल्यू K1, मैं इसको अगर 1 मानता हूं तो ये K1 आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू बनेगी 3.81 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई K2। अगर मैं नीचे वाला लेता हूं तो लिखा जाएगा 2.69 इंटू 10⁻3। ये आपका K1 अपॉन K2 आ गया। मैंने कहा डेल्टा H की इंफॉर्मेशन नहीं पता, R की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। सेकंड टेम्परेचर आपका है 700 के आसपास और फर्स्ट आपका टेम्परेचर है यहाँ पर 600 के आसपास। क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूं तो इसकी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू बनेगी आपका यहां पर आएगा 3.81 डिवाइड बाई 26.9। वेरीफाई करते रहिएगा, और यहां पर बन गया आपका डेल्टा H अपॉन R इंटू, क्या मैं बोलता हूं यहां पर आएगा -100 का मतलब आएगा -1, चेक कीजिएगा, 600 माइनस 700 का मतलब 100, और यहां पर आ जाएगा 700 इंटू 6। और अगर ये डेटा तैयार हो गया तो मैं क्या पूछता हूं, यहां पर ln की वैल्यू आएगी नेगेटिव में, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, पहले ही बता चुका हूं आपको। हमने कहा जी और आगे चलना है, तो अगर हम और आगे चलने लगे तो क्या पूछता हूं, डेल्टा जो H की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, और अगर वैल्यू निकालने लगे तो लिखा जाएगा 4200, और ये आएगा इंटू R, और बन जाएगा आपका ln बन जाएगा 26.9 डिवाइड बाई 3.81। चेक कीजिएगा, अगर आपका ये आंसर आ गया, सब कुछ आपने एडजस्ट करना सीख लिया चीजों में, तो मैं बोलूंगा ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 4200 इंटू 8.314 इंटू आपका बनेगा ln 26.9 डिवाइड बाई 3.81, और जो यूनिट आएगी वो आपकी यहां पर आएगी जूल में, क्योंकि आपने R की वैल्यू जूल वाली रखी। और ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 6.8 इंटू 10⁻⁴ जूल। यहां पर आपका फाइनल आंसर आ चुका है। हम लोग धीरे धीरे आपका चल रहे हैं, जो डिफिकल्ट केसेस आएंगे, और अब इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के केसेस आते हैं वो आएंगे साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला आपने केस नंबर 5 लिया, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, और इसको समझाने के लिए स्टार्टिंग में आपको मान लिया गया कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में केवल आपके पास 2 गैस ही अवेलेबल थी। मैंने कहा एक गैस है आपके पास N2 गैस, और दूसरी जो गैस बनी हुई है वो है आपके पास H2 गैस। मैंने N2 गैस को माना कि ये A नंबर ऑफ मोल है, और बाद में बोला कि जो H2 है मान लीजिएगा वो B नंबर ऑफ मोल है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी कंटेनर में गैस का बिहेवियर चेंज होगा, और चेंज होने से पहले ही मैंने यहां पर कंटेनर बनाया, और मानते हुए कि इसके अंदर आपका अभी N2 गैस है और दूसरी आपके पास H2 गैस है। अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे। हमने कहा चेंजेस कैसे होंगे, अब रिएक्शन देखते हैं। जब आपने इन दोनों को हीट दी या आपने कुछ इतनी एनर्जी दी कि ये आपस में रिएक्शन करनी स्टार्ट हो गई, तो मैं बोलूंगा कि ये पॉसिबिलिटी है कि जो आपका N2 और आपका H2 बना वो दोनों आपस में रिएक्शन करें और 2 टाइम्स ऑफ NH3 क्रिएट करें, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपने यहां पर 3H2 कर दिया। हमने कहा जब टाइम इक्वल टू 0 था तो आपने लिखा इसको A, वहां पर लिखा हुआ है, और इसको आपने लिखा B, और ये स्टार्टिंग में था 0। सेम टाइम पर मुझे इसी रिएक्शन में ये भी मिला कि जब N2 और आपस में H2 आपस में रिएक्शन करेंगे तो मुझे N2 और H4 भी मिलता है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पर 2 किया, फिर से मैंने लिखा T इक्वल टू 0, A और B, और ये स्टार्टिंग में 0। इसका मतलब जब N2 और H2 आपस में कोलिजन कर रहे हैं तो किसी केस में वो NH3 प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसी केस में वो N2H4 प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम कंटेनर के अंदर। मैंने कहा अगर सेम कंटेनर के अंदर कर रहे हैं तो हमने यहां पर लिखा T
जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गई या कहें आपका इक्विलिब्रियम की बात करने लगे, मैंने यहां पर ए लिया, यहां पर आपका ए और बी लिया। अब रिएक्शन आगे चलाते हैं। अगर आप रिएक्शन आगे चलाने लगे तो मैं बोलूंगा ए में से जाने वाला केमिकल हुआ एक्स। अब बताइएगा बी में से कितना जाएगा, तो बोलूंगा बी में से जाने वाला हो जाएगा 3x, और ये कितना क्रिएट होगा, बोलूंगा ये क्रिएट हो जाएगा आपका 2x। ये सेम चीज मैं अगर यहां पर लिखता हूं तो बोलूंगा देखिएगा N2 स्टार्टिंग में आपके पास A थी, स्टार्टिंग में आपके पास जो H2 था वो B था, A में से कुछ केमिकल कंज्यूम हो गया और ये कंज्यूम होने वाला है X, और H2 में से कुछ कंज्यूम हुआ और ये आपका है आपका 3x। तो बताएगा फर्स्ट रिएक्शन के टाइम पर अगर मैं मानता हूं कि सेकंड ने इक्विलिब्रियम बना लिया है बट अभी उसे कंसीडर नहीं कर रहे, तो N2 में इस टाइम आपके कंटेनर सेकंड में N2 कितने होंगी, बोलूंगा A माइनस एक्स, और आपकी H2 गैस कितनी होगी, बोला जाएगा B माइनस 3x, क्योंकि 3x आगे जा चुका है रिएक्शन कर। मैंने कहा ठीक है अगली रिएक्शन लिखते हैं। उन्होंने कहा अगली रिएक्शन लिख रहे हैं, तो अगर यहां पर A में से यहां पर x है तो B में से बनेगा आपका बोला जाएगा 3x। बोलेगा रिएक्शन नहीं कर रहे, जो है उसे कॉपी किया है। मैंने कहा अच्छा कॉपी किया, कंफ्यूजन डालने के लिए लीजिएगा, मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब रिएक्शन स्टार्ट होगी नंबर 2 रिएक्शन। जब रिएक्शन नंबर 2 स्टार्ट होगी तो बोले जाएगा भाई मैं तो आगे y जाने की ट्राई करूंगा, तो मैं बोलूंगा मैं आगे जाऊंगा 2y, चूंकि 1 मोल के साथ 2 मोल जाता है। मैंने जैसे ही आगे जाने को बोला मैंने कहा A में से आपका y जाएगा और B में से आपका 2y जाएगा। इसका मतलब N2 गैस का जो कंजम्पशन है वो 2 बार होगा, एक बार x होगा और दूसरी बार y होगा। इसका मतलब रिएक्शन सब कुछ एडजस्ट होने के बाद आपका कंटेनर के अंदर कितना N2 बनेगा, तो बोलूंगा A माइनस एक्स माइनस वाई, और B कितना बचेगा, बोलूंगा B माइनस 3x माइनस 2y। मैंने कहा चलेगा रिएक्शन आगे कीजिएगा, मैं बोलूंगा 1 मोल से 1 मोल बनेगा, इसका मतलब यहां पर y बनेगा। जैसे ही मैंने पर्टिकुलर लिखा तो मुझे पॉपअप आ गया, बोलेगा मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो। मैंने क्या कहा, जहां जहां N2 है वहां पर A माइनस एक्स माइनस वाई आना चाहिए। इसका मतलब यहां पर तो आपका y आएगा और यहां पर आपका 2y आएगा। चेक कीजिएगा, मैं बोलूंगा A में से इस रिएक्शन में से लेके गया है x, इस रिएक्शन में से लेके गया है 3x, इसमें y और इसमें 2y, तो एक्चुअली में B में से कितना केमिकल चला गया, बोलूंगा B में से जाने वाला हुआ 3x और आपका 2y। मैंने कहा ठीक है। अगर यहां तक सही है तो क्या कंटेनर में 2 गैस और आ गई। मैंने कहा 2 गैस कौन कौन सी हैं, तो उन्होंने कहा देखिएगा एक गैस तो है आपकी N2H4 जिसके नंबर ऑफ मोल है y। मैंने कहा ठीक है। क्या और कोई गैस आई है, उन्होंने कहा एक गैस और आई है जिसका नाम है आपका NH3, और NH3 कितनी आई है आपके पास 2x। ये 2 नई गैस और आ गई। ध्यान रखिएगा जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लिखें तो जहां पर भी N2 है वहां पर सब डेटा सेम आना चाहिए। अगर मैंने 2 बार N2 लिखा है तो ये नहीं कि ऊपर लिखो A माइनस एक्स और नीचे लिखो A माइनस वाई, नहीं, x लेके गया y लेके गया। अब कितना N2 बचा है एट इक्विलिब्रियम, वो मैंने यहां पर लिखा है। तो कलर कोडिंग से पॉज कीजिएगा, लिखने की ट्राई कीजिएगा। कलर पेन से आप लिखेंगे तो आयनिक चैप्टर आपको इजी लगेगा। केस नंबर 6 आता है आपका सीक्वेंशियल या सीरीज इक्वेशन, जिसमें हम लोगों को 2 रिएक्शन देनी जाएगी और सेकंड रिएक्शन को पहले वाले का वेट करना पड़ेगा। हमने कहा जैसे, तो हमने कहा चलेगा सबसे पहले जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको अगर मैं सिंपल बनाने लगूं, सबको समझ में आ जाए पहली बार में, तो मैंने एक कंटेनर बनाया और इस कंटेनर में आपने 2 केमिकल भर दिए। मैंने कहा कौन कौन से, तो उन्होंने कहा एक केमिकल इसमें भरा है आपने CO3 मान लीजिएगा, और इसी में आपने दूसरा केमिकल भरा है आपने मान लीजिएगा ये आपने कार्बन भरा है, दोनों के दोनों सॉलिड है। मैंने कहा ठीक है, और यहीं पर मैं बोल देता हूं कि ये आपका A नंबर ऑफ मोल था और ये आपका नंबर ऑफ मोल B बना हुआ है। मैंने आप ही की सेफ्टी के लिए रिएक्शन के बाद में पहले से कंटेनर बना लिया जिससे कि बिल्कुल भी डिफिकल्टी हम लोग को ना लगे। और यहां पर आपने फिर से बोला कि एक केमिकल का नाम था CaCO3 और दूसरे केमिकल का नाम था कार्बन। कार्बन के नंबर ऑफ मोल B है और ये आपके A है। रिएक्शन लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने कहा फर्स्ट रिएक्शन लिखिएगा, तो उन्होंने कहा देखिएगा CaCO3
अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाता है तो बनता है CaO और आपका बनता है CO2। ये आपका गैसेस ये आपका सॉलिड स्टेट है, ये भी आपका सॉलिड है और ये आपका गैसेस स्टेट है। और सिमिलरली मैंने 2-3 लाइनें खाली छोड़ के लिखा C प्लस CO2 फिर से डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना के 2CO बनेगा। ये आपका गैस होगा, ये भी आपका गैस होगा और ये भी गैस होगा। अब रिएक्शन अगर स्टार्ट की जाए तो T इक्वल टू 0 पर और T इक्वल टू 0 पर कार्बन नहीं दिया या दिया है, बोलूंगा कार्बन दिया है, आपने कहा ये B दिया हुआ है, मैंने कहा ठीक है, और आपने ये दिया है A, ये दिया है 0, ये भी 0 और कंटेनर में केवल 2 केमिकल है CaCO3 और कार्बन, मैंने वो यहां पर लिख दिए। अब अगर ये आगे जाना चाहे तो स्टार्टिंग में तो ये 0 था, क्या बताएगा सेकेंड रिएक्शन आगे जा सकती है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि सेकेंड रिएक्शन को आगे जाने के लिए CO2 चाहिए। इसका मतलब CO2 तब आएगा जब फर्स्ट रिएक्शन आगे जाएगी। इसका मतलब सेकेंड रिएक्शन को हर बार फर्स्ट रिएक्शन का वेट करना पड़ेगा, कब ये CO2 बनाएगा, कब ये आएगा, कब मैं रिएक्शन करूंगा और कब मैं आगे जाऊंगा। इसका मतलब इसमें हल्का सा टाइम लैग आएगा। मैंने कहा ठीक है, टाइम लैग समझ में आ गया, क्योंकि सेकेंड को पहले का वेट करना पड़ रहा है। अगर मैं यहां पर रिएक्शन स्टार्ट करने लगूं और बोलने लगूं कि यहां पर ये टाइम है आपका इक्विलिब्रियम का और यहां पर मैंने लिखा A, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आगे X मोल गए, तो मैंने कहा A में से जाने वाला होगा X, तो ये भी बनेगा X और ये भी बनेगा X। कंटेनर में CO2 आ गया है और कंटेनर में B पहले से बैठा हुआ था और ये था आपका इक्विलिब्रियम पर। क्या मैं बोल सकता हूं ये रिएक्शन हम आगे जाना स्टार्ट करेगी और जैसे ही आगे जाएगी तो क्या बोल सकता हूं आगे जाने का मतलब हो जाएगा यहां से जाएगा Y, यहां से भी जाएगा Y और ये बनेगा आपका 2Y। दोबारा से सोचते हैं स्टार्टिंग से, CaCO3 में से कितना केमिकल गया, बोलूंगा X, इसका मतलब यहां से X कंज्यूम हो चुका है। तो फर्स्ट रिएक्शन के कंप्लीट होने पर आपको CaCO3 कंटेनर में कितना बचेगा, बोलूंगा A माइनस X। मैंने कहा ठीक है, कंटेनर में 2 केमिकल प्रोड्यूस हुए, मैंने कहा कौन कौन से, उन्होंने कहा एक केमिकल ऐसा अवेलेबल बना जो पहले नहीं था, मैंने कहा ठीक है, एक बना CaO जिसके नंबर ऑफ मोल थे X और एक गैस और बन गई जिसके अगर मैं गैस लिखता हूं तो ये गैस हो गई आपकी CO2 और इसके मोल आपके आए X। चेक कर लीजिएगा, जैसे आपने X मोल बनाए क्या CO2 वही रही या CO2 कंज्यूम हो गई थोड़ी सी, मैं बोलूंगा कंज्यूम हो गई। इसका मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो इसमें से Y कंज्यूम हो चुकी है, चेक कीजिएगा, इसका मतलब यहां पर Y आएगा, बना था और कंज्यूम हो गया। क्या कार्बन अभी भी उतना ही है, इसमें से भी कंज्यूम हुआ है, बोलूंगा इसमें से भी कंज्यूम हुआ है। इस पर्टिकुलर को देखते हुए क्या कंटेनर में कोई और भी गैस आई है, बोलूंगा एक गैस और आ गई और ये जो गैस थी ये कौन सी गैस थी, बोलूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और कितना हो गया, बोलूंगा 2Y। कंटेनर में कितने केमिकल हो गए आप चेक कर लीजिएगा। ये अलग बात है कि जब मैं Kp और Kc लिखूंगा तो केवल गैस की ही बात करूंगा, लेकिन रिएक्शन आना चाहिए। अब हम लोगों को कई बार दिक्कत आती है और कई बार नेगेटिव मार्क्स आते हैं, तो बताइएगा जहां जहां भी CO2 होगा वहां वहां मैं लिखूंगा X माइनस वाई। चेक कीजिएगा, CO2 X माइनस वाई, CO2 X माइनस वाई। मैंने कहा CO2Y आना चाहिए, एक ही जगह था 2Y आया। CaCO3 आना चाहिए A माइनस X, CaCO3 A माइनस X, कार्बन B माइनस वाई, कार्बन B माइनस वाई और CaO आपका बना हुआ है X। तो ये रिएक्शन है आपका सीक्वेंशियल रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 2 को आगे मूव करने के लिए पहली वाली रिएक्शन का वेट करना पड़ेगा और इसमें हल्का सा टाइम लैग आएगा। तो हम लोगों ने 2 डिफिकल्ट इक्वेशन पढ़ी हैं, साइमल्टेनियस और सीक्वेंशियल, थोड़ा सोचिएगा इनकी। अगर मैं बात करने लगूं इसी पर्टिकुलर पर साइमल्टेनियस और सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम पर, तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जहां पर 2 इक्वेशन दी गई हैं। एक का आपको Kp दिया है 6.8 ATM इनवर्स, जिसको मैंने नहीं लिखा है, और दूसरी एक इक्वेशन दी गई है जिसका आपको Kp निकालना है। यहां पर यह भी दिया गया है कि इनिशियली जब आपने रिएक्शन करना स्टार्ट किया तो मोलर रेशियो 1/2 था और आपको अलग अलग लेवल पर टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, वो भी एट इक्विलिब्रियम पर।
तो ऑब्जर्व कीजिएगा केवल क्वेश्चन को देखकर कि ये साइमल्टेनियस है या सीक्वेंशियल है। तो कई लोगों ने जो ऑब्जर्व किया होगा उनका मानते हुए कि ये आपका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, हम लोग करने की ट्राई करेंगे। और जब भी हम लोग को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो आप एक कंटेनर बना के कीजिएगा, जितना भी डिफिकल्ट है सब चीजें इजी हो जाएंगी। तो हमने क्वेश्चन को वही काम किया चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमने एक कंटेनर बनाया और रिएक्शन के बाद भी हम लोग एक कंटेनर बनाएंगे। रिएक्शन आगे स्टार्ट करने से पहले आपने कहा कि पर्टिकुलर इसके अंदर दो केमिकल हैं, एक है आपका NO और दूसरा केमिकल है आपका NO2। सिमिलरली मैंने यहां पर भी काम किया, अभी मैंने स्टार्टिंग में वही कॉपी कर दिया कि ये आपका NO है और दूसरा आपका NO2 है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड जो हैं, ये अगर सब कुछ आपको बाय डिफॉल्ट ये दे दिया जाए कि गैसेस स्टेट में बने हुए हैं, तो क्या बोल सकते PV इक्वल टू nRT में अगर आपका वॉल्यूम सेम है, R सेम है और आपका टेम्परेचर भी सेम है, तो बोलूंगा जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर मैं बोलता हूं NO और NO2 का आपका मोलर रेशो 1 और 2 का रेशो दिया हुआ है, तो बोल सकता हूं क्या इसका पार्शियल प्रेशर का रेशो भी वही रहेगा। तो मैं एक को P मानूंगा और दूसरे को 2P मानूंगा। ध्यान रखिएगा PV इक्वल टू nRT से P प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल लेकर मैंने वो छोटे से 2 या 3 लाइन के स्टेप को इग्नोर किया है। मैंने कहा ठीक है अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन लिखता हूं तो मैंने कहा 2NO2 डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये बनता है आपका N2O4। मैंने कहा T इक्वल टू 0 बाद में लिखेंगे। आपने अगली रिएक्शन लिखी यहां पर NO प्लस आपने लिखा यहां पर NO2 डायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद बना ये आपका N2O3। यहां तक क्लियर है। अगर यहां पर भी मैं T इक्वल टू 0 लिखता हूं तो अब मैं ऊपर से अगर लिखने लगूं तो मुझे बोला गया NO और NO2 का मोलर रेशो 1/2 है। तो मैंने NO को मान लिया कि इसका प्रेशर मान लीजिएगा स्टार्टिंग में P है और NO2 का प्रेशर इसका डबल है, तो मैंने इसको 2P मान लिया। ये मेरा एजम्पशन है। मैंने कहा जहां जहां भी NO आए वहां वहां P लिखिएगा। मैंने कहा एक ही जगह आया है P। जहां जहां NO2 आया वहां पर आप 2P लिखेगा और ये भी आपका 2P लिखा जाएगा। 0 0 ये इनिशियल कंडीशन थी। अब जब आपकी रिएक्शन आगे जाएगी तो मुझे सीधा इक्विलिब्रियम मेंशन करना है। तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने यहां पर अभी P माना और यहां पर आपने 2P माना। अब इसमें से चीजें कंज्यूम होना स्टार्ट करेंगी। मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन से पूछता हूं तो बोलेगा भाई देखिएगा मैं तो 2P था और अगर ये आगे जाएगा तो मैं मान लेता हूं कि ये आपका बन रहा है यहां पर 2P, इसे x मान लीजिएगा। आप इसे 2px भी मान सकते हैं, px भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। जब जब यहां से 2 जाएगा तब तब यहां पर 1 बनेगा। इसका मतलब यहां पर आने वाला केमिकल होगा px, क्योंकि हमने बोला PV इक्वल टू nRT नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करता है प्रेशर, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। अब बताएगा कंटेनर में क्या चीज कम हुई है। बोलूंगा यहां पर कंटेनर में NO2 कम हुई है। मैंने कहा कितना, तो बोला आपका 2px। और कंटेनर में एक नई गैस और आई है जो है आपकी N2O4 जिसका अमाउंट था px। ये नई गैस आई है। मैंने कहा ठीक है। कंटेनर में क्या NO अभी भी P बची हुई है? मैंने कहा बिल्कुल। कंटेनर में क्या NO2 क्या अभी भी 2P है? बोलूंगा नहीं, कंटेनर में बची है आपका 2P माइनस आपका 2px। ध्यान रखिएगा सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, मैं केवल डेटा लिख रहा हूं कि आगे कब कैसे जाएगा। मैंने कहा चलेगा, अब रिएक्शन आगे करते हैं। मैंने कहा इसमें से अगर जाता है आपका py तो बोलूंगा 1 मोल से 1 मोल जाता है, तो py के जाने से आपका py जाएगा और ये आपका py बनेगा। अब इसको मुझे कॉपी करना है। क्या NO की वैल्यू क्या बोल सकता हूं यहां पर आएगी, P में से py चला गया और इस केमिकल में से आपका py और चला गया, तो बोलूंगा ये py चला गया और एक गैस और बन गई जिसका नाम था N2O3, ये आपका बन गया py। चेक करते रहिएगा। जब मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि जो NO2 है वो 2 बार गई है, NO2 फर्स्ट रिएक्शन में और NO2 सेकेंड रिएक्शन में। इसका मतलब यहां पर भी तो py आएगा।
चेक कीजिएगा, ये जो पी वाई है वो सेकंड में गया और ये 2bx फर्स्ट इक्वेशन में गया। क्या ये पर्टिकुलर ध्यान से देखें तो जहां जहां NO आए वहां लिखना है p माइनस पी वाई। चेक कीजिएगा p माइनस पी वाई। जहां जहां NO2 आए वहां पर लिखना है 2p माइनस 2px माइनस पी वाई। दोनों डेटा सेम रखे हैं। मैंने कहा N2O4, उन्होंने कहा px, N2O3 बोलूंगा पी वाई। सब कुछ क्लियर हो गया। कंटेनर में कितनी गैस अवेलेबल है? बोलूंगा 4। चेक कीजिएगा कोई ऐसी गैस तो नहीं है जो गलती से छूट गई हो। 1 2 3 और 4 5 और ये 2 बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब 5 नहीं 4 आएगा। 4 आपकी आ गई। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमें कहा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इनका यूज करते हुए। हमने कहा मेरे अकॉर्डिंग कंटेनर में जो टोटल प्रेशर आएगा वो 4 गैसों से आएगा। मैंने कहा कौन कौन सी? तो मैंने बोला एक प्रेशर तो बनेगा NO से, एक प्रेशर बनेगा आपका NO2 से, अगला बनेगा N2O4 से और लास्ट बनेगा आपका प्रेशर बनेगा आपका N2O3 से। ठीक है। मुझे एक चीज अगर ये पता चल गई तो मैं अगर इसकी वैल्यू निकालने लगूं तो मुझे इसका वैल्यू दिया हुआ है 5। मैंने कहा अगर 5 दिया है तो मैंने कहा NO को मैं क्या लिख सकता हूं? NO को लिखूंगा P माइनस पी वाई। सोचते रहिएगा। NO2 को लिखूंगा 2P माइनस 2px। तो मैंने इसको फिर से कॉपी किया तो ये आया 2P माइनस 2px माइनस पी वाई। अगली गैस N2O4 बोलूंगा N2O4 अगर चलेगा अभी तो लिख देता हूं ये px और N2O3 हो गई आपकी पी वाई। जब इन सबको सॉल्व करने पे आए आप क्या बोल सकता हूं? यहां से आपका पी वाई से पी वाई कैंसिल होगा और ये बनेगा आपका 5 इक्वल टू, चेक कीजिएगा क्या 3p बनेगा, 2p और 1p। आपका px कितना बनेगा? तो मैं बोलूंगा px मेरा आएगा केवल और केवल यहां पर माइनस px, क्योंकि 2px और ये px आपस में चेंज करने के बाद माइनस आएगा। बात करते हैं y की। क्या बोल सकते हैं? यहां पर py आएगा। ठीक है। क्या मुझे क्वेश्चन में पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया था इक्विलिब्रियम पर आपका N2O4 1.7 आएगा और मेरे अकॉर्डिंग N2O4 px आया था। इसका मतलब क्वेश्चन वालों ने मुझे पहले से ही दे दिया था कि 1.7 आएगा। तो मैं बोलूंगा मैं न्यूमेरिकल क्यों करूं, मैं तो डेटा रखूंगा। मैंने कहा डेटा रख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ये आएगा 5 इक्वल टू 3p माइनस, बोलूंगा ये बनेगा आपका 1.7 और माइनस बन जाएगा पी वाई। इसका मतलब कैलकुलेशन करने के बाद आपका बनेगा 3p माइनस पी वाई इक्वल टू 6.7। इक्वेशन नंबर 1। मेरी इक्वेशन में 2 अननोन है और 2 अननोन के लिए आपको मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो बताएगा दूसरी इक्वेशन कहां से लेके आई जाएगी? बोलूंगा दूसरी इक्वेशन आएगी आपकी KP1 से। तो जो आपका KP1 आएगा वो बनेगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 रेज टू पावर 1 अपॉन बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर 2। मैंने कहा ठीक है, ये डेटा आपका आया 6.8। मुझे प्रेशर ऑफ N2O4 अरे पहले से पता है। मैंने कहा ये आया 1.7 और मैंने कहा मुझे इसका आइडिया नहीं है NO2 का। अभी मैंने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर आप 1.7 को डिवाइड करते तो ये आएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 1/2 और 1/2 का मतलब आपको पता चल गया प्रेशर आपका पास जो NO2 आएगा वो आपका 1/2 का मतलब 0.5 आ जाएगा। वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि वेरीफाई करना ही तो आपका काम है। अगर यहां से NO2 आ गया तो मैंने NO2 का प्रेशर तो बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, 2p माइनस 2p सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? तो हम दोबारा से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग NO2 का प्रेशर कितना आया? बोलूंगा 2p माइनस 2px माइनस 2px माइनस py इक्वल टू 0.5। मैंने कहा ये आपका 2p है। क्या मुझे px की वैल्यू पता है 1.7? तो 1.7 का डबल बोलूंगा 3.4 माइनस बोला जाएगा py इक्वल टू 0.5 माइनस जाएगा प्लस तो बनेगा आपका 2p माइनस py इक्वल टू 3.9। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और अगर 2 को आप ऑब्जर्व करें और दोनों को माइनस कर दें
तो क्या आपके पास एक आंसर आ जाएगा कि भाई P की जो वैल्यू आई इन दोनों को माइनस कीजिएगा। तो माइनस करने पर क्या आपका आंसर आएगा 4 का मतलब आपका 5, 6 का मतलब 2.8। चेक कीजिएगा क्या आपको 2.8 आ गया। और अगर आपने P की वैल्यू निकाल दी तो मैं क्या यहां से PY की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। PY की वैल्यू अगर आप इसे करेंगे 2.8 तो 2.8 बनेगा यहां पर कितना 5.6। 5.6 में से जब आप 3.9 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1.7। यहां पर मेरा पूरा क्वेश्चन अगर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो मुझे कहा मैंने तो KP2 निकाला था, बोलूंगा अब KP2 आप निकालते रहिएगा, कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा KP2 कितना होगा तो उन्होंने कहा KP2 की वैल्यू होगी बताएगा। सेकंड रिएक्शन को देखिएगा, बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इनटू पार्शियल प्रेशर आपका बन जाएगा यहां पर NO2। बताएगा N2O3 मेरे अकॉर्डिंग कितनी थी, बोलूंगा PY की वैल्यू आई 1.7। NO की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग कितनी थी P माइनस PY। क्या P माइनस PY कहीं से सिंप्लीफाई करके निकाला जा सकता है जो कि मुझे पेन और पेपर का यूज ना करना पड़े। बोलेगा नहीं निकाला सकता, तो मैंने कहा ठीक है NO की वैल्यू P माइनस PY इन दोनों को माइनस कीजिएगा। 2.8 में से अगर 1.7 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलूंगा 1.1 बचेगा। मैंने कहा NO2 की वैल्यू, उन्होंने कहा NO2 की वैल्यू बहुत डिफिकल्ट है, 2P माइनस 2PX माइनस 2 माइनस PY कहीं से ढूंढेगा, कहीं से बिना कैलकुलेशन के आंसर, अरे मिल गया, चेक करो 2P माइनस 2PX माइनस PY, क्या बोलते हो आंसर इसका 0.5 आएगा। 0.5 का मतलब हुआ आपका 1/2, 1/2 का मतलब हुआ आपका 3.4 डिवाइड बाई 1.1। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आई आपकी 3.09 और यूनिट अगर लिखने लगे तो आपका आंसर आएगा ATM इनवर्स। हमने फाइनली क्वेश्चन कर लिया। कौन सी इक्वेशन, साइमल्टेनियस है, सीक्वेंशियल तो बोलूंगा साइमल्टेनियस।